कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, इसे आप कैसे मेजर कर सकते हो, और किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए किन कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना बताओ भाई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। भाई देखो, मैंने आपको बताया था अगर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसके अंदर क्या ना हो, बोलो भाई सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट होगा, वो क्या हो जाए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अरे बोलो भाई, फिर वो तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा करेगा, उसकी मिरर इमेज भी होएगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हम क्या बोलते हैं, एंशोमेरिक पेयर, इजंट इट। तो भाई ये सब शुरू कैसे हुआ, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। भाई पहले तो आप ये समझो ना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होती ही क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले आप ये समझो। ओके, फिर बताओ आपने क्या पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, पहले हमने क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, फिर क्या पढ़ना हमने, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी, और तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, अरे बोलो भाई, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन, ठीक है। अरे बोलो भाई, तो आप ये डेफिनेशन देखो, बताओ क्या होता है, ऑल द क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन देयर मिरर इमेजेस हैव ए स्पेशल प्रॉपर्टी टू रोटेट द plane of polarized light when passed through them. Such compounds are called as chiral compounds and the property is labeled as optical activity. देखो भाई, सारे के सारे क्रिस्टल्स आप समझोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इक्वली ये एक तरह से भाई एप्लीकेबल है, ठीक है बात। अरे स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिन कंपाउंड्स के अंदर या जिन क्रिस्टल्स के अंदर, मतलब जो क्रिस्टल्स या जो कंपाउंड्स अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना किए जा सके, जो मॉलिक्यूल्स या जो कंपाउंड्स, उन कंपाउंड को या उस आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है या क्या कोई क्रिस्टल, सामने क्या रखो, एक मिरर में आपको बताओ क्या नजर आएगी, उसकी एक इमेज नजर आएगी ना। अगर इस कंपाउंड को आप इसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, घुमा फिरा के, कैसे भी भाई, आपके भाई मुझे बताया, अरे बीएससी बुक्स में लिखा होता ना वो 180 पे घुमाना, ये है वो है, कैसे भी घुमा के आप उसको अगर उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते ना मिरर इमेज के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब ऐसे कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में से आप क्या पास करते हो, पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक डायरेक्शन का, बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या भाई, जिसमें सिर्फ क्या होता है, एक ही डायरेक्शन है, क्या होता है उसके अंदर, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे तो क्या बोलते हैं हम, पोलराइज्ड लाइट। कोई बात नहीं, ठीक है, रख दो। ओके ओके, इनका भाई, हाँ चलो ये भी कम दे देंगे भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है बात, आपको पहले पड़ी भाई। तो यानी कि अगर आप इन कंपाउंड्स में से भी क्या पास करते हो, फिर भाई हम क्या बता रहे थे, अगर किसी कंपाउंड के अंदर, अगर कोई कंपाउंड, अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई क्रिस्टल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज ना किया जा सके, तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप उन कंपाउंड्स के, उन मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन में से क्या पास करते हो, पोलराइज्ड लाइट। मान लो भाई इसमें वर्टिकल, इस लाइट में ये जो लाइट जा रही है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऊपर से नीचे, तो भाई सॉल्यूशन में से पास होने के बाद ये पता कैसे हो जाएगा, या तो ऐसे भाई फील्ड, या तो ये हो जाएगा, या फील्ड लाइट का ये हो जाएगा। नहीं समझे बात, यानी कि भाई लाइट का जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन में क्या कर देंगे, ये रोटेट, या तो राइट में या लेफ्ट में।
समझ गए बात? तो ऐसे कंपाउंड्स तुम क्या बोलते हैं? बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे? ऑल क्रिस्टल्स और मोलिकुलर ज्योमेट्रीज दैट कैनॉट बी सुपरइम्पोज्ड ऑन देयर मिरर images have a special property to rotate the plane of polarized light. Such compounds or crystals are labeled as optically active compounds. समझ गए बात? और ये प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब आप कहोगे भाई इसको, इसी का एक सिनोनिम होता है कायरलिटी। इसी का भी सिनोनिम क्या होता है? एक कायरलिटी। देखो आपने भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी होंगी, लेकिन आपने सबसे पहले जो मेन डेफिनेशन है, तो उसकी भी क्या बोलते हैं? इनहेरेंट डेफिनेशन है, जो सबसे पहले मालूम हुई थी, आपने वो डेफिनेशन यूज करनी है। समझ गए बात? ये भाई बात है सन 1811 की। बोलो भाई, बताओ कब की बात हुई है? 1811 में भाई एक बात देखी गई, ठीक है, कि जो क्वार्ट्ज के जो क्या होते हैं? क्रिस्टल्स। भाई 1811 में बात देखी गई थी कि जो क्या है हमारे पास क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स, उनमें से जब लाइट पास करी गई ना, पोलराइज्ड लाइट, कौन सी लाइट भाई? तो वो राइट को मुड़ गई। मतलब जो लाइट डाली थी वो लाइट क्या है? पोलराइज्ड। उसमें क्या भाई एक मान लो उसमें सिर्फ क्या वर्टिकल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझे बात? तो मान लो लाइट आ रही है किस फील्ड की? वर्टिकल फील्ड की। लेकिन जब लाइट पास हुई ना तो उसका फील्ड वर्टिकल नहीं रहा, कैसा हो गया? हल्का मुड़ गया भाई राइट में। नहीं समझे बात भाई? तो बोले तो कमाल हो गया भाई, ऐसा क्या हो? ऐसा इस क्रिस्टल में क्या है कि इसने पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को राइट में मोड़ दिया। नहीं समझे बात भाई? फिर उन्होंने पाया कि क्वार्ट्ज के ही कुछ क्रिस्टल ऐसे भी थे जो लाइट के प्लेन को कहां मोड़ते हैं? लेफ्ट में। भाई मान लिया हमारे पास एक बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? क्वार्ट्ज के छोटे छोटे सिंगल क्रिस्टल्स। अरे भाई हमारे पास क्या है? एक बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? क्वार्ट्ज के छोटे छोटे क्या हैं भाई? क्रिस्टल्स। तो क्या पाया उन्होंने कि उन क्रिस्टल्स में खास प्रॉपर्टी थी, ठीक है। जब उन्होंने क्रिस्टल यूज किया, उस क्रिस्टल पे उन्होंने बताओ उन्होंने भाई क्या डाली? पोलराइज्ड लाइट। तो कहाँ मुड़ गई लाइट? राइट में। तो बोले भाई तो भाई गजब हो गया, इस क्रिस्टल में ऐसी पावर है कि ये पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज, डायरेक्शन कह रहा हूँ, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो राइट में मोड़ देगा या लेफ्ट में मोड़ देगा। समझ गए बात? तो इसको बोलेगा ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल। भाई क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल? फिर उन्होंने एक बात और देखी, फिर उन्होंने सारे क्रिस्टल ऐसे चेक करने से स्टार्ट किए। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? अरे फिर वो ये और बात की बात है, 1800 पता नहीं 17-18 जो भी मध्य देख लो भाई। ओके, फिर उन्होंने पाया भाई कि क्वार्ट्ज के कुछ क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जो कि लाइट को मोड़ते तो हैं लेकिन राइट में नहीं, कहां पर? लेफ्ट में। इजंट इट? तो बोले भाई ये भी क्या ऑप्टिकली एक्टिव? लेकिन भाई ये पहले वाले क्रिस्टल से क्या है भाई? एक क्रिस्टल तो ऐसे हैं जो लाइट को कहां मोड़ते हैं? राइट में। दूसरे क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स क्या हैं जो लाइट को कहां मोड़ते हैं? लेफ्ट में। नहीं समझे बात भाई? कुछ क्रिस्टल क्या है? राइट मोड़ने वाले, कुछ क्रिस्टल क्या है? मान लिया आपके पास एक सैंपल है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, क्वार्ट्ज के बहुत सारे क्या हैं? सिंगल क्रिस्टल्स। कुछ क्रिस्टल मोड़ते हैं राइट में, कुछ मोड़ते हैं भाई लेफ्ट में, ठीक है। तो बोले भाई क्वार्ट्ज के सारे क्रिस्टल्स क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन सब में एक सी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। कईयों में एक्टिविटी राइट मोड़ने की, कईयों में एक्टिविटी है लेफ्ट में मोड़ने की। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो फिर उन्होंने पाया भाई कि क्या भाई सभी क्रिस्टल्स में प्रॉपर्टी होती है। उन्होंने और कंपाउंड चेक किए, उन्होंने पाया सभी क्रिस्टल्स में, मतलब क्वार्ट्ज नहीं, अब उन्होंने और जो कंपाउंड होते हैं, अरे और दूसरे कंपाउंड भाई क्वार्ट्ज के अलावा क्या होते हैं जो भाई, अरे जिंक साल्ट है, सॉरी क्या अरे ये रॉक साल्ट है, नहीं मतलब अरे NaCl वगैरह के क्रिस्टल वगैरह, उन्होंने नमक के क्रिस्टल वगैरह उन्होंने भाई और दूसरे क्रिस्टल्स उन्होंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किए। और उन्होंने ये पाया भाई हर एक कंपाउंड क्रिस्टल इसको ऐसे मोड़ते नहीं है। ये खास प्रॉपर्टी क्या है? किसी कंपाउंड के क्रिस्टल में तो होती है और किसी कंपाउंड से क्रिस्टल्स में नहीं होती। यानी ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सल नहीं है कि हर एक क्रिस्टल, हर एक कंपाउंड के क्रिस्टल्स में प्रॉपर्टी होती हो। कुछ कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स में प्रॉपर्टी होती है, कुछ कंपाउंड्स के क्रिस्टल में प्रॉपर्टी नहीं होती। क्वार्ट्ज उनमें से एक है जिसमें प्रॉपर्टी होती है। तो फिर उन्होंने नहीं है, उन्होंने ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करना शुरू कर दिया कि इस कंपाउंड के क्रिस्टल्स लाइट के प्लेन को मोड़ सकते हैं, इस कंपाउंड के क्रिस्टल्स लाइट के प्लेन को नहीं मोड़ सकते। नहीं समझे बात? तो उन्होंने कंपाउंड्स को
उन्होंने सभी क्रिस्टल्स को दो कैटेगरीज में बांटना शुरू कर दिया। कौन कौन से? ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल्स। एक्टिव में दोनों वाली है, राइट मोड़ने वाले भी और लेफ्ट मोड़ने वाले भी। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या? फिर भी किसी ने भाई गौर किया कि जितने भी क्रिस्टल्स के हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे क्वार्ट्ज के होते हैं, बोलो भाई, जितने भी क्रिस्टल्स के हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनमें दो टाइप के होते हैं। तो भाई पता थी बात। अरे भाई उन्होंने सभी कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स को दो कैटेगरीज में बांटना शुरू कर दिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जिसके क्रिस्टल्स लाइट के प्लेन को ना राइट में मोड़ते ना लेफ्ट में मोड़ते, वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्रिस्टल। जिसके क्रिस्टल लाइट के प्लेन को राइट में और लेफ्ट में मोड़ देते हैं, वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। नहीं समझे बात? तो उन्होंने बात देखी, हर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, या तो राइट मोड़ने वाले या, और ये पाया उन्होंने भाई कि क्रिस्टल टू क्रिस्टल ये मोड़ने की स्ट्रेंथ बदलती है। मतलब अगर मान लिया हमारे पास कंपाउंड ए बी है, अरे भाई मान लिया हमारे पास कंपाउंड ए बी टू है, और एक क्या भाई कंपाउंड ए सी टू, क्या भाई मान लिया ए बी टू भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ए सी टू भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी इसके क्रिस्टल्स भी क्या करते हैं? राइट में और लेफ्ट में मोड़ते हैं, इसके भी राइट में और लेफ्ट में मोड़ते हैं। लेकिन हो सकता है इसके राइट और लेफ्ट में कम मोड़ते हो, इसके भी क्या मोड़ते हो? ज्यादा मोड़ते हैं। उन्होंने पाया भाई कि एक तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है राइट में लेफ्ट में मोड़ने की, अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक खास बात उन्होंने गौर की, ठीक है बात, कि इसमें जो राइट में मोड़ने वाले हैं ना क्रिस्टल, इसके कौन से होंगे? डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी होंगे इसके। बोलो भाई, इसके क्या होंगे? दो तरह के क्रिस्टल, डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट में मोड़ने वाले, बोलो भाई, और भाई लिवरोटेटरी, भाई ओले हाथ को मोड़ने वाले। बात आपको पहले पड़ गई भाई, अरे लेफ्ट हैंड इजंट इट? तो क्या हुआ? तो डेक्स्ट्रो और भाई लीवो, इसके भी क्या होते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी और भाई लीवो रोटेटरी होंगे ना। तो उन्होंने एक चीज देखी, उन्होंने किसी ने ध्यान दिया कि जो इस AB2 कंपाउंड का क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्रिस्टल, और क्या इसका जो लीवोरोटेटरी क्रिस्टल। नहीं समझे बात? अगर मैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्रिस्टल के सामने क्या रख दूं? मिरर, तो मुझे इस डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्रिस्टल की जो फोटो दिखाई देगी वो फोटो एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे किसकी होती है? लिवरोटेटरी क्रिस्टल की। नहीं समझे बात? तो पहली बात उन्होंने क्या देखी भाई, और सेम बात यहां पर थी कि AC2 कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी बताओ क्या है? अरे भाई इसके भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्रिस्टल्स की मिरर इमेज जैसे कौन होते हैं? लिवरोटेटरी क्रिस्टल्स। मतलब इसके D क्रिस्टल, इसके L क्रिस्टल क्या होते हैं? मिरर इमेज। यानी ये क्रिस्टल आपस में क्या है? मिरर इमेजेस। जैसे इसकी मिरर इमेज ये होता है, इसकी मिरर इमेज क्या होता है? ये होता है। ये जैसे अगर मान ले भाई मैं AC2 कंपाउंड जो है उसके क्रिस्टल को यहां रखूं, मान लिया, अरे भाई ये क्या, मान लिया हमारे पास यहां पर क्या है कि अरे भाई मेरे पास यहां पर क्या बताओ क्या है? बताओ। AC2 कंपाउंड का डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्रिस्टल हमने यहां पर तो निकाल कर दिया मिरर, तो मुझे इसकी फोटो यहां पर नजर आएगी ना कि नजर नहीं आएगी? वो पता फोटो एग्जैक्टली कैसे नजर आई थी? जैसा कौन होता है? इसी कंपाउंड का लिवोरोटेटरी क्रिस्टल। तो क्या बोले भाई कि भाई ये जो डेक्स्ट्रो और लिवोरोटेटरी क्रिस्टल है एक दूसरे क्या है? मिरर इमेज है। क्या एक दूसरे की है? मिरर इमेज। और उन्होंने एक बात और देखी कि अगर मैं इस डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्रिस्टल को घुमा फिरा के लीवो रोटेटरी क्रिस्टल को सुपर इंपोज करना चाहूं, ढकना चाहूं पूरी तरह से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब यह आपस मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इंपोजेबल नहीं है। मतलब आप इसको कंप्लीटली इससे नहीं ढक सकते भाई, नहीं मतलब आप इनको कंप्लीटली मर्ज नहीं कर सकते कि भाई इन दोनों की एक क्या बन जाए? एंटिटी। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो उन्होंने क्या पाया कि भाई पहली बात तो जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनमें दो तरह क्या होते हैं? क्रिस्टल्स, डेक्स्ट्रो और भाई लीवो। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि डेक्स्ट्रो और लीवो क्रिस्टल एक दूसरे क्या होते हैं? मिरर इमेज। और तीसरा क्या होता है?
वो दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ गए बात। तो बोले भाई, और उन्होंने क्या पाया, अब अगर मैंने हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लिया बस कोई कंपाउंड भाई, मान लिया XY2, क्या भाई, अरे कोई कंपाउंड XY2, ये बताओ मान लिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें सारे क्रिस्टल क्या होते हैं, एक तरह के। अरे भाई इसमें क्या सारे क्या होते हैं, एक ही तरह क्या होंगे क्रिस्टल्स, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो इनमें कितने टाइप के क्रिस्टल्स थे, दो टाइप के, दो टाइप के इसमें, दो टाइप के इसमें, और ये दोनों टाइप के क्रिस्टल आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसमें से आप एक क्या उठाओ, डी क्रिस्टल, क्या उठाओ, एल क्रिस्टल, क्या हो आपस में, नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या, मिरर इमेजेस। लेकिन अगर आप XY2 के, पहली बात तो सारे क्रिस्टल्स क्या हैं, एक जैसे, फिर भी आप इनमें से दो क्रिस्टल उठाओगे ना, तो ये भी क्या आपस में, अरे अब इसका क्या है, एक मान लिया XY2 का क्या है, पहला क्रिस्टल, और क्या इसका दूसरा क्रिस्टल, मान लिया मैंने इसके दो क्रिस्टल उठा लिए। अरे अब इसका क्या है, ये क्या इसका पहला क्रिस्टल, क्या इसका दूसरा, इसका पहला और इसका क्या भाई दूसरा क्रिस्टल। अब मैंने XY2 कंपाउंड के मैंने क्या उठा लिए, पहला क्रिस्टल और भाई दूसरा क्रिस्टल, तो ये भी आपस में क्या, मिरर इमेजेस। तो क्या पाया भाई, ये भी आपस में क्या है, मिरर इमेजेस, और ये भी आपस में क्या है, मिरर इमेजेस। लेकिन अंतर क्या है भाई, कि ये आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, और ये आपस में क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। यानी कि जितने भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड थे ना, पहली बात उसमें सारे क्रिस्टल क्या होते हैं, एक टाइप के, उन एक टाइप के क्रिस्टल्स में से भी आप कोई भी दो क्या उठाते हो क्रिस्टल्स, वो आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेज, और एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ढके जा सकते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। लेकिन जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थे, उसमें भाई कितने तरह के क्रिस्टल्स थे, दो तरह के, और आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भाई उन्होंने फिर ये रूल ही बना दिया। तो उन्होंने जब पैटर्न देखा कि सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में दो तरह क्या होते हैं, सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में दो तरह क्या होते हैं क्रिस्टल्स, और आपस में क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इजंट इट। और सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स में क्या होते हैं, एक ही तरह के क्रिस्टल्स, जो सारे आपस में क्या होते हैं, मिरर इमेजेस, लेकिन सुपर इम्पोजेबल। तो बोले भाई, तो हम तो एक रूल ही बना देते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए चाहिए क्या, किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी मिरर इमेज के ऊपर उसे क्या होना पड़ेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे भाई कौन सी डेफिनेशन, इससे ऐसे भाई जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है ना, वो अराइज हुई कि सभी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या होते हैं, ये डी, क्या ये भाई ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है क्या, नहीं। तो बोले भाई जितने भी क्या है नॉन सुपर, यानी कि अरे भाई अगर कोई कंपाउंड क्या होना चाहता है ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसे क्या होना पड़ेगा, अपने ही मिरर इमेज के ऊपर, क्योंकि उसकी मिरर इमेज जैसा कोई ना कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा, उसकी मिरर इमेज जैसा क्रिस्टल भी एग्जिस्ट करेगा, और वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। समझ गए बात। तो क्या होगा, फिर उन्होंने पाया भाई कि भाई हमारे हाथ में तो ऐसे ही होते हैं। उन्होंने क्या पाया, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर। उन्होंने क्या पाया, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो बोले भाई ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। फिर उन्होंने पाया हमारे जो हाथ होते हैं वो भी तो क्या होते हैं, एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। हमारे हाथ एक दूसरे क्या है भाई, मिरर इमेज है। चेक करो भाई, अगर मान लिया मैं यहां पर एक मिरर लगाता हूं भाई, अरे बोलो भाई, तो ये थंब यहां नजर आएगा ना भाई, अरे बोलो भाई, क्या ये इस हाथ की मिरर इमेज भाई ये हाथ नहीं है क्या, अरे बोलो भाई, मान लिया हाथ यहां पर नहीं है, अरे बोलो भाई अगर भाई बताओ मैंने यहां पर क्या भाई मिरर लगा दिया, ठीक है, ओके। अब बताओ भाई यहां पर मिरर लगाने के बाद इसकी फोटो आपको मिरर में नजर आएगी ना। लेकिन अगर मैं ये बोलूं भाई कि ये हाथ और वो फोटो, इस हाथ की फोटो मिरर में बिल्कुल वैसी नजर आएगी जैसे ये हाथ होता भाई,
मैं क्या कहूँगा भाई, इसकी मिरर इमेज तो क्या हाइपोथेटिकल है, इसकी मिरर इमेज तो क्या होगी भाई, वो तो एक इमेजिनरी चीज है, वो तो इमेज है, लेकिन उस इमेज जैसा कोई एक्चुअल में हाथ एग्जिस्ट करता है भाई। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं समझे बात? तुम क्या बोलूंगा, मेरे दोनों शब्द में क्या है, मिरर इमेजेस, लेकिन ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अरे बोलो भाई, कैसे आपको हो गया भाई? आप इस हाथ के ऊपर भाई सुपर इम्पोज करके दिखाओ किसी भी तरीके से, इवन अगर आप इन दोनों हाथों को यहां से काट के, तब भी आप इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ये। कैसे आपको हो गया भाई? देखो मैं ट्राई करता हूँ सुपर इम्पोज करने की, ठीक है? और ध्यान रखियो भाई, ये स्किन अलग है, ये काउंट करना आपने कि ये पोर्शन क्या है अलग और ये पोर्शन क्या है अलग, क्योंकि भाई अरे भाई ये हथेली है, नहीं बता आपको पहले पड़ी? अब बताओ, चलो भाई आपको हो गया, इस मिरर इस इमेज को, इसकी मिरर इमेज ये है, इसको इसके ऊपर भाई रखो, सुपर इम्पोज हुआ क्या? सुपर इम्पोज हुआ? आपको हो गया भाई, सुपर इम्पोज हो गया ना? सुपर इम्पोज नहीं हुआ भाई, क्योंकि अगर मैं इनको मर्ज करूंगा, बोलो भाई, तो इसकी जो ये स्किन है हाथ की, वो यहां नजर नहीं आएगी भाई। अरे भाई इसकी स्किन नहीं बता आपको पहले पड़ी, अरे भाई इसकी स्किन तो यहां पहुंच, इसकी स्किन यहां पहुंच जाएगी। अगर मैं इनको पूरी तरह मर्ज कर दूं, अरे भाई मर्ज हो जाए, नहीं बता आपको पहले पड़ी। आप इसको ऐसे मानो, मैं इसको प्रूव करने का तरीका ये है, आप कभी भी राइट हैंड का जो ग्लव होता है भाई, वो लेफ्ट में नहीं पहन सकते। बताओ भाई, जो ग्लव्स होते हैं वो कभी भी क्या नहीं होते, बताओ भाई? अरे भाई वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज। दो ग्लव्स को जो भाई, अरे जो ये क्या बोलते हैं, क्रिकेट वाले जो ग्लव्स होते हैं, उन्हें आप कभी आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, उनको आप एक्सचेंज करके भी नहीं पहन सकते। जुराबे में हालांकि बात ट्रू नहीं है दोस्तों, वहाँ पता होगा ना आपको भाई, अरे उसमें भाई, ठीक है, अरे वहाँ पर आपको पता है भाई, ठीक है, उसमें वो क्या बोलते हैं, उसमें जो थंबना बन रहा हो तो पता होगा ना आपको भाई, उसको फिर भी चला लेते हैं। लेकिन भाई जो ग्लव्स उनको आप ऐसे एक्सचेंज करके नहीं पहन सकते भाई, याद रखो। तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल, और आप इसको घुमा के भी नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि देखो भाई ये सुपर इम्पोज कहाँ हुआ, आपको सुपर इम्पोज हो गया भाई, कहाँ सुपर इम्पोज हुआ? इस हाथ की स्किन ऊपर, इस हाथ की स्किन कहाँ है? नीचे। हाँ, एक तरीका है, इस थंब को काट के भाई इसको तो कहाँ लगा दिया जाए, अरे भाई अब समझे, इस थंब को काट के यहाँ लगा दिया जाए, बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई, तो ये क्या नॉन सुपर? तो उन्होंने पाया हमारे हाथ में तो क्या होते हैं, उन्होंने क्या पाया कि जितने भी क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, वो सारे क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस। सारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दो फॉर्म में, और दोनों फॉर्म क्या होती हैं? नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस। वो बोले ऐसे तुम्हारे हाथ पे एग्जिस्ट करते हैं, ये भी क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस। तो बोले भाई क्या ये हाथों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं? अरे भाई रिफ्लेक्शन की पर्सपेक्टिव में, रिफ्लेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, ये दोनों क्रिस्टल्स वैसे ही बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे हमारे हाथ बिहेव करते हैं। हमारे हाथ भी क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस। ये क्रिस्टल भी क्या है? नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस। अब हाथ को ग्रीक में क्या बोलते हैं? कीयर। क्या बोलते हैं हाथ को? कीयर। ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं हाथ को भाई? कीयर बोलते हैं। तो बोले भाई कि क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और ऐसे ही हमारे हाथ होते हैं, तो मैं नहीं बोल सकता कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हाथों जैसे होते हैं। अरे भाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हाथों जैसा भी होगा, जैसे हाथ क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल। अरे बात आपको पहले पड़ गई भाई, ऐसा डांस होता है भाई। अरे बोलो भाई, जैसे हाथ क्या होते हैं बताओ भाई? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इजंट इट? जैसे हाथ क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। वैसे कंपाउंड भी क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, है ना? अरे बोलो भाई, और हाथ क्या बोलते हो हम? क्या नहीं बोलेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हाथों जैसे हो गए एक तरह से, यानी कि कीयर लाइक। क्या हो गया भाई? यानी कायरल। वहां से वर्ड क्या है भाई? कायरल। ये हाथों से आया है भाई, ये वर्ड आई ये वर्ड कहां से आया? कायरलिटी, हाथों जैसी प्रॉपर्टी। क्या भाई? यानी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या बनना पड़ता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनना पड़ता है, यानी हाथों जैसा बनना पड़ता है, यानी कि कीयर लाइक बनना पड़ता है, यानी कायरल बनना पड़ता है। बात आपको पहले पड़ी? इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम क्या है?
नहीं होता आपको पहले पड़ी? अरे भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम क्या होता है? कार्लिटी। आ गई नहीं आपको ये? ओके, तो भाई इस तरीके से हमको आ गया। अब भाई अब बताओ हमने क्या पढ़ना है? एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कार्लिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम देखें भाई कि इसको आप एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसको आप एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर कर सकते हो। और याद रखियो भाई, अगर दो चीज के हैं नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेजेस, उन्हें आप कैसे घुमा फिरा के 180 पे, 120 पे, 30 पे, किसी भी एक्सिस के अबाउट कैसे भी घुमा के उसको सुपर इम्पोज करवा दियो आप, वो सुपर इम्पोज नहीं होंगे। समझ के बात? कोई 180 की कोई लिमिटेशन ना होती, इसको हम आगे प्रूव करेंगे। अब बताओ पहले क्या है? एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कार्लिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हमने क्या पढ़ना भाई कि इसको भाई एक्सपेरिमेंटली मेजर कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल, क्या यहाँ पर क्या है, एक वही डायग्राम है, नजर आपको। ये बताओ क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। भाई आप मुझे तो ये आपको डायग्राम नजर आया कि नहीं आया? ये क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। देखो भाई इसमें हर एक दिशा का बताओ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या भाई? पोलराइजर। और ये क्या बताओ भाई? तो जैसे ही आपने किसके पास किया इसको पोलराइजर से, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट में सिर्फ कौन सा फील्ड बच गया? वर्टिकल डायरेक्शन का। बाकी सारे फील्ड क्या हो गए? रिमूव हो गए भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? इसमें बताओ क्या? इसमें हर दिशा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सिर्फ कौन सा फील्ड है? अरे भाई अगर लाइट में ये वाला फील्ड भी है, इस डायरेक्शन का फील्ड भी है, ये भी फील्ड, नहीं बात आपको पहले पड़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल भी है, ऐसे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। फील्ड ऑसिलेट करता होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फील्ड क्या करता है? ऑसिलेट करता होगा। अगर वो ऑसिलेशन वर्टिकल भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या बच जाए? बोलो भाई, सिर्फ वर्टिकली क्या बच जाए ऑसिलेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? पोलराइज्ड लाइट। बताओ ना आपको? बताओ फिर क्या बच गया हमारे पास? ये पोलराइज्ड लाइट। अब ये हमारे पास क्या है? निकोल प्रिज्म। अब एक और प्रिज्म यहां पर रख दो, लेकिन ये प्रिज्म बताओ क्या? इसके ऑर्थोगोनल। क्या ये? तो भाई अगर ये प्रिज्म, तो पहले प्रिज्म ने इसको क्या कर दिया? मान लिया पूरी तरह से पोलराइज कर दिया ना भाई। बोलो भाई, तो अगर ये प्रिज्म और ये प्रिज्म आपस में क्या? ऑर्थोगोनल। तो ये लाइट अब इसको पास नहीं कर पाएगी भाई। बात आपको पहले पड़ रही है? तो यहां बताओ लाइट कितनी मिलेगी हमको? नो लाइट, जीरो लाइट। नो लाइट, 9 लाइट नहीं, नो लाइट। ओके, अब आप एक काम करो, अब एकदम से नहीं, इस रास्ते में देखो, यहां पर आप एकदम से कोई सैंपल रख दो। रख दिया ना भाई? बताओ इसमें क्या है? कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन। भाई अगर ये प्रिज्म और ये प्रिज्म आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल। तो ये प्रिज्म जो लाइट भेजेगा, वो लाइट भी क्या होगी? इस प्रिज्म के ऑर्थोगोनल, यानी कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगी, जीरो। अरे ऑर्थोगोनलिटी मतलब क्या होता है? बिल्कुल जीरो, जीरो लाइट। नहीं बात आपको पहले पड़ी? लेकिन जैसे ही आपने यहां के बताओ क्या रखा आपने? अरे भैया आपने पोलराइज्ड लाइट को एनालाइजर तक पहुंचने से पहले ही बीच में आपने क्या रख दिया? एक सैंपल रख दिया जिसमें क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है सॉल्यूशन ये। तो ये क्या करेगा? लाइट को हल्का मोड़ देगा ना। अब ये लाइट आपने हल्की मोड़ दी, तो ये लाइट अब पूरी तरह से ऑर्थोगोनल नहीं है किसके? एनालाइजर के। तो थोड़ी सी लाइट क्या होगी भाई? यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, मान लिया लाइट कितनी मुड़ गई? मान लिया भाई, मान लिया ये क्या ही है? ये तो क्या ही है? लाइट आई है भाई, पोलराइज कर दी। अरे बोलो भाई, ये क्या है? पोलराइजर। ये क्या है? एनालाइजर। यहाँ क्या है? नो लाइट। अब बताओ क्या हमने भाई? हमने यहाँ पर बताओ हमने रख दिया कोई सैंपल, तो इसने इसको हल्का मोड़ दिया। तो भाई अब लाइट वर्टिकल लाइट क्या है? एनालाइजर के ऑर्थोगोनल। ऐसे लाइट ऑर्थोगोनल नहीं है भाई पूरी तरह से। वर्टिकल फील्ड वाली लाइट क्या है? एनालाइजर के ऑर्थोगोनल, वो नहीं निकल पा रही। लेकिन अगर लाइट वर्टिकल नहीं रही, तो भाई अगर पोलराइज लाइट की डायरेक्शन वर्टिकल ना रही, क्या रही होगी? फील्ड डायरेक्शन। हल्की मुड़ गई, तो भाई अब बताओ क्या? एनालाइजर के वो ऑर्थोगोनल नहीं रही ना, इसलिए क्या मिलेगा आपको? हल्की लाइट वहां पर मिल जाएगी ना। अब हमें क्या पता लाइट का प्लेन कितना मुड़ गया? हमें नहीं पता लाइट का प्लेन कितना मुड़ गया। लेकिन भाई लाइट का प्लेन कितना मुड़ गया हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं काम करूं, अब अगर मैं इस हमारा तो क्या भाई एनालाइजर, उसको आपने कहां रखा हुआ? एक टर्न टेबल पे। किस पे भाई? टर्न टेबल पे। उस एनालाइजर को घुमाओ। नहीं पता आपको पहले पड़ी? मान लिया लाइट कहां मुड़ी थी?
30 डिग्री राइट, क्या मुड़ी लाइट वही 30 डिग्री राइट मुड़ गई। वर्टिकल लाइट एनालाइजर क्या है ऑर्थोगोनल, तो पास नहीं हो पाएगी ना। अब ये लाइट कैसे मुड़ गई 30 डिग्री राइट। अब अगर मैं एनालाइजर को क्या कर दूं भाई 30 डिग्री राइट घुमा दूं, अगर मैं एनालाइजर क्या करूं 30 डिग्री राइट घुमा दूंगा तो फिर से क्या हो जाएगा आपस में ये ऑर्थोगोनल। तो दोबारा से लाइट कट ऑफ करने के लिए जितनी लाइट घूमती है, जितना लाइट का प्लेन ने रोटेट किया है, अगर मैं उतना ही किसको रोटेट करवा दूं तो मुझे दोबारा से क्या जाएगी भाई, दोबारा से पोलराइज्ड लाइट में और एनालाइजर में क्या क्रिएट हो जाएगी ऑर्थोगोनैलिटी, और फिर से क्या मिलेगा आपको जीरो लाइट, इजंट इट। तो सिंपली करते क्या है बोलो भाई, अनपोलराइज्ड लाइट आई, पोलराइज की, उसको भी किससे पास किया एनालाइजर से, क्या है नो लाइट, सैंपल रखा सम लाइट मिली। अब क्या करो टर्न टेबल पे क्या करो एनालाइजर घुमाओ, पहले घुमा के देखो राइट में, फिर क्या घुमाओगे भाई लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में घुमाने पर दोबारा से अंधेरा हो जाए तो क्या है ये लीवर रोटेटरी, राइट में घुमाने पर दोबारा क्या मिल जाए हमको वहां पर नो लाइट, तो क्या डेक्स्ट्रो। और जितना घुमाना पड़ेगा क्या उसका एंगल ऑफ रोटेशन। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, आसान है ना भाई। तो ऐसे आसानी से आप क्या कर सकते हो, अरे बोलो भाई इसको मेजर कर सकते हो आप आसानी से, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो ऐसे हम आसानी से क्या कर सकते हो, इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। ओके लेकिन और भाई और एक बात और देखिए, जो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट होता है ना, ये 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बताओ एक बात और देखी कि जो ये एंगल ऑफ रोटेशन है, अरे जितना घूमा है एंगल, अरे भाई लाइट का प्लेन अगर राइट में मुड़ा है तो प्रिज्म अपने राइट में घुमाना पड़ेगा, निकोल प्रिज्म भाई, और लेफ्ट में मुड़ा तो लेफ्ट में, नहीं समझे बात। तो मैंने एक बात देखी भाई कि जो लाइट के मुड़ने की जो क्या होती है एंगल होता है, मतलब लाइट राइट में मुड़े, लाइट का प्लेन भाई पोलराइज्ड लाइट का प्लेन राइट में मुड़े या लेफ्ट में मुड़े, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ भाई, 4 फैक्टर्स के ऊपर। लैम्डा के ऊपर, अलग लैम्डा क्या होती है अलग मुड़ती है, दूसरा टेम्परेचर के ऊपर, तीसरा कंसंट्रेशन, भाई चौथा पाथ लेंथ। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, जो आपने सैंपल लिया था ना, बोलो भाई इस सैंपल की पाथ लेंथ भी क्या करती है, इस एंगल ऑफ रोटेशन को अफेक्ट करती है। अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना, ये आपको नजर आ रहा है भैया, ये क्या बताइए एंगल ऑफ रोटेशन है। तो ये एंगल ऑफ रोटेशन कम या ज्यादा होगा, ये 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। बताओ किस किस बात के ऊपर भाई, बताओ। वेवलेंथ के ऊपर, आपने वेवलेंथ कौन सी यूज की है, टेम्परेचर एल और सी। तो बोले भाई अगर हम टेम्परेचर हमेशा कौन सा यूज करें, हर एक मेजरमेंट के लिए क्या यूज करें टेम्परेचर, बताओ भाई रूम टेम्परेचर। अरे बोलो भाई, और वेवलेंथ हम क्या रखें सेम, बोलो भाई। तो इनका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो जो ये प्रोपोर्शनलिटी है ये बताओ सिर्फ किस पे आ जाएगी, तो भाई अरे भाई तो अल्फा की प्रोपोर्शनलिटी बताओ सिर्फ किस पे रह जाएगी, अरे दोनों अल्फा भी और ये सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भाई बात आपको पहले पड़ेगी, बताओ सिर्फ किस पे रह जाएगी, एल और सी पे रह जाएगी सिर्फ। और ये पाया एल की क्या होती है डायरेक्टली, सी की भी होती है डायरेक्टली। यानी अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो उसी वही कंपाउंड अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी ना उस कंपाउंड की सॉल्यूशन में, तो वो ज़्यादा मोड़ेगा, कम कंसंट्रेशन में कम मोड़ेगा। सिमिलरली पाथ लेंथ भी क्या है कम या ज़्यादा मोड़ता है। फिर बोल इसको हटाओगे तो क्या हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा ना भाई हमारे पास। इसको मैंने क्या बोल दिया इसको भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट भाई कांस्टेंट लैम्डा और कांस्टेंट टी पे है ना, तो ये क्या हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इसको बोलते हैं भाई। तो इसीलिए भाई तो आप बताओ, क्योंकि ये डिपेंड करता है पाथ लेंथ और एल और सी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने 2 कंपाउंड को आपने कंपेयर करना है कि कौन सा लाइट जो को ज़्यादा मोड़ता है, कौन सा लाइट को भाई कम मोड़ता है, तो उनको आप एक सी क्या लेनी पड़ेगी आपने उनकी पाथ लेंथ। अदरवाइज आप खुद सोचें कोई कम मोड़ने वाला, मान लिया हमारे पास 2 कंपाउंड है, कंपाउंड और कंपाउंड बी दोनों ही क्या मान लिया डेक्स्ट्रो, कंपाउंड ए भी क्या भाई उसका डेक्स्ट्रो लिया हमने, बी का हमने क्या लिया है डेक्स्ट्रो। अब मान लिया ए बहुत स्ट्रांगली मोड़ने वाला है और बी भाई
कम मोड़ने वाला है, लेकिन बी का आपने कंसंट्रेशन बहुत ले लिया तो वो बी ज्यादा मोड़ देगा किससे? ए से। बात आप तो हम ये नहीं बोल सकते फिर भाई कि बी क्या है? स्ट्रांगली डेक्स्ट्रो रोटेटिंग है इन कंपैरिजन टू ए। हमें बात नहीं बोल सकते, क्यों भाई? आपने बी को भाई ज्यादा लिया है। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ रही है, उनको सेम कंडीशन पे लेके आओ, नहीं समझे बात? अगर दो जने भाई रेस लगा रहे हैं तो ये नहीं है, एक भाई मान लिया क्या बोलते हैं, मतलब भाई 20 किलोमीटर की रेस है, एक तो भाई अपना भाग रहा है ऐसे ही, दूसरे ने क्या किया, रास्ते में क्या कोई गाड़ी मिल गई, भाग के उस पर बात आपको पहले पड़ी भाई। अरे बोलो भाई, उस गाड़ी पर अटक लिया भाई और 19 किलोमीटर उसमें बैठा रहा और 1 किलोमीटर पहले उतर लिया, वो कंपैरिजन ठीक रहेगा क्या? तो दोनों सेम कंडीशन पे लेके आओ। तो भाई अगर आपने दो कंपाउंड्स को आपने कंपेयर करना है, उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉरस्पॉन्डिंग, तो एक सा क्या लो एल और एक सा क्या भाई सी, तो उन्हें क्या रिपोर्ट करते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, या सिंपली क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन बोल देते हैं। समझे बात? तो क्या करते हैं, अगर आपने 20 कंपाउंड कंपेयर करने तो क्या करो बताओ, बोलो भाई। एल क्या कर दो 1, अरे भाई एल भी क्या कर दो, पाथ लेंथ क्या कर दो 1 यूनिट, और कंसंट्रेशन भी क्या कर दो 1, तो ये भी यूनिटी और ये भी यूनिटी, तो अपने आप क्या आ जाएगा? तुम क्या बोलेंगे? व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, इट इज द एंगल थ्रू विच प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड। बोलो भाई, when the concentration and path length of the compound of the sample are taken as unity। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो भाई आप जब भी कंपेयर करोगे ना अलग अलग कंपाउंड्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो कभी भी अल्फा से कंपेयर नहीं होती, अल्फा लैम्डा टी से, इस कांस्टेंट से क्या होती है कंपेयर। नहीं बात आपको पहले पड़ी? जिसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू क्या जाए ज्यादा, वो क्या है? मोर रोटेटिंग। कमाए तो भाई क्या है? कम रोटेटिंग, इजंट इट? अरे बोलो। और भाई इनकी बताओ, इनकी यूनिट क्या होती है? एल क्या होता है सेंटीमीटर में, और ये क्या होता है? स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर ml। अरे बोलो भाई, और बताओ भाई ग्राम पर ml हो गई। अब बताओ क्या कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, बता नहीं भाई। अब बताओ आपने क्या पढ़ना है? कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो भाई अब मैं आपको बताऊं भाई, अब सबसे पहली कंडीशन क्या होती है भाई? ऑप्टिकल एक्टिविटी की 3 कंडीशन होती है। समझे बात भाई? क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? 3 कंडीशन। बताओ पहली कंडीशन कौन सी है? कंडीशन 1 भाई, किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, इनमें कुछ तो होंगी ट्रू कंडीशन, कुछ तो क्या है ट्रू कंडीशंस, और कुछ भाई क्या है अप्रोक्सीमेट कंडीशंस। ठीक है बात? तो हम बात करेंगे, हम सारी पढ़ेंगे भाई। हम यूजुअली कौन से पढ़ते हैं? कंडीशन 1 सबसे पहली कंडीशन कौन सी थी? हमने एक बात पाई थी भाई, वो तो बिल्कुल शुरू में हमको बात मालूम पड़ गई थी। जितने भी क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए? सुपर इम्पोजेबल। बोलो भाई, इफ ए कंपाउंड वांट्स टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, इट मस्ट नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना कोई चीज, वो 100% क्या ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या है, जैसे हमारे हाथ क्या होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो अगर कोई मॉलिक्यूल लिया हमने, उसको मिरर में देखो, जो मिरर में दिखाई दे उसको एक्चुअलाइज कर लो भाई, अरे उसको रियलाइज कर लो। कोई मॉलिक्यूल लिया हमने, उसको किसमें देखो भाई? मिरर में। मिरर में क्या नजर आएगी आपको? इमेज। उस इमेज को रियलाइज कर लो। रियलाइज मतलब भाई उसको रियल मॉलिक्यूल में इमेजिन कर लो भाई। आ गया हमारे पास भाई? तो हमारे पास एक तो मॉलिक्यूल था, एक उसका क्या है हमारे पास? मिरर इमेज मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल को घुमा फिरा के उलट पुलट के इसके ऊपर रख के देखो, अगर रखा जाए पूरी तरीके से तो क्या है ये? इनएक्टिव। ना रखा जाए तो क्या? पक्की बात एक्टिव। सिंपल बात बिल्कुल भाई। अगर क्या है तो पहली कंडीशन आपको मालूम पड़ गई। अरे बोलो भाई, इसको देखो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो। मैं ये कहूं जैसे कि और तो सही है। आप ये बताओ भाई, ये क्या हमारे पास एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ना भाई? ये बताओ मेरे पास एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, इजंट इट? ये बताओ क्या है? ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन।
मैं कहता हूं ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ कैसे? अगर मैं यहां पर मिरर लगाता हूं, अगर मैं यहां पर क्या लगाऊं, मिरर, तो ये रेड मार्कर, बताओ ये अगर मैंने यहां पर क्या लगाया, मतलब मैंने यहां पर क्या लगाया मिरर, तो ये रेड मार्कर मुझे कहां नजर आएगा, यहां नजर आएगा ना, यहां क्या नजर आएगा, रेड, यहां क्या नजर आएगा, ब्लैक, यहां, अरे भाई येलो इस साइड, तो येलो इस साइड, और ग्रीन क्या है, इस साइड है, तो क्या हो भाई, ग्रीन क्या इस साइड, तो येलो इस साइड, तो इस साइड, जो मिरर के नजदीक होता है वो मिरर में नजदीक नजर आता है भाई, येलो इस साइड है, तो यहां येलो क्या आएगा, तो इसकी मिरर इमेज कैसी नजर आएगी मुझे, ऐसी नजर आएगी मिरर इमेज भाई। अरे बोलो भाई, तो आप मुझे ये बताओ इसकी मिरर इमेज मुझे कैसी नजर आएगी, बताओ। यहां पर क्या हो, येलो होगा ना यहां पर, अरे भाई ब्लैक रेड, ये तो बिल्कुल वैसे नजर आएंगे, रेड सॉरी रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, यहां बताओ क्या नजर आएगा, येलो, यहां पर येलो, ध्यान रखो। मैं इसको उठा के यहां पर रखूंगा तो ये ग्रीन किसके ऊपर है, सुपर इंपोज नहीं हो पाया ना भाई, आपको घुमा देंगे इसको, बोलो भाई। अब येलो, लेकिन भाई अब यहां क्या था, ब्लैक, अब यहां पर क्या गया, रेड, मतलब इस मॉलिक्यूल को आप घुमा फिरा के कैसे भी पलट के इसके ऊपर रख दिखा दो कि रेड रेड के ऊपर, ब्लैक ब्लैक के ऊपर, येलो येलो पे, और भाई ग्रीन ग्रीन पे, कभी भी इसको ढक नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये बात आपको पहले पड़ी। तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव, तो सबसे मेन डेफिनेशन क्या होती है भाई, बताओ क्या चेक करना होता है, कोई मॉलिक्यूल लिया, उसको मिरर में देखा, मिरर में जो चीज दिखाई देती है उसको रियलाइज कर लो, उसको मतलब भाई एक्चुअल उसकी भाई क्या बना लो, उसका भाई मॉडल बना लो, ठीक बात आपको पहले पड़ेगी। फिर उस मॉलिक्यूल को उसके मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज करके देखो, अगर वो पूरी तरह से क्या हो जाए, सुपर इम्पोज, बोलो भाई, तो क्या है वो, इनएक्टिव ना हो ना, कैसे घुमा फिरा रखने पर तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है। आसान है, मुश्किल है? अरे बोलो भाई, ये बल्कि दो लेके आने थे ताकि, अरे मैं जाते हुए लेके जाऊंगा भाई, और कल बना के लेके आऊंगा भाई। बताओ ये बात आपको मालूम पड़ेगी, मालूम पड़ी, पक्का क्या आपको ये, ठीक है। तो ये भाई क्या है, सबसे मेन ये ट्रू कंडीशन क्या है, ये जिसने ये ट्रू कंडीशन, ये कंडीशन पूरी की उसका बेड़ा पार हुआ, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। जिसने ये कंडीशन पूरी की वो पक्का क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे इस मॉलिक्यूल को घुमा फिरा के कैसे भी आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। लेकिन इसको भाई विजुलाइज करना क्या काफी मुश्किल है ना। अब सेकंड कंडीशन तो क्या होती है, अरे बोलो भाई, बताओ, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन फिर ये बोले भाई कि भाई ऐसे पता करने में काफी टाइम लगता है, अरे भाई मालूम करने में क्या काफी टाइम नहीं लगता क्या, पहले मॉलिक्यूल देखो भाई पता करने के लिए कि वो सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम करने का तरीका है। बताओ क्या, मॉलिक्यूल के सुपर इम्पोज सोचो, सॉरी मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बना के देखो, फिर देखो मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होता है कि नहीं होता है भाई। मिरर इमेज इमेजिन करना, फिर चेक करना भाई, और भाई सुपर इम्पोज भी सिर्फ है ऐसे नहीं भाई उठा के सुपर इम्पोज कर दिया, उसे घुमा फिरा के देखना भाई कि क्या पता भाई सीधे उसके ऊपर मेरे सुपर इम्पोज ना हो, पता हो, लेकिन घुमाने के बाद भाई सुपर इम्पोज हो जाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा भाई एफर्ट नहीं है क्या, बोलो भाई। तो फिर साइंटिफिक कम्युनिटी इसका एक तरीका निकाला, उन्होंने एक बात देखी, ये जो मॉलिक्यूल था, पहले ये बताओ, ये जो मॉलिक्यूल था, ये जो मॉलिक्यूल जिसमें क्या है, चारों बॉन्ड क्या है, चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट, अरे भाई ग्रीन ग्रीन ब्लैक रेड येलो, ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है ना। तो उन्होंने एक पैटर्न देखा, इसमें क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है भाई, जो मेरे से पढ़े हुए ग्रुप थे उनको पता है चीज भाई क्या है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिलहाल आप मान लो भाई कि कोई प्लेन जो कि मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाउस में काट दे, क्या मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाउस में काट दे, और पहला और एक हाफ दूसरे हाफ क्या हो मिरर इमेज, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाउस में काटा जा सकता है क्या, नहीं, ये ब्लैक हाफ कट जाएगा, ग्रीन हाफ कट जाएगा, लेकिन इस साइड क्या बचा, इस साइड रेड। ऐसे काटो अब भी नहीं कटे, ऐसे काटो अब भी नहीं कटे, ऐसे काटो भाई, तुमने क्या पाया भाई,
कि ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल, अरे भाई ये मॉलिक्यूल अपनी, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जिसमें चारों ग्रुप क्या डिफरेंट है, अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं ना। तो हमने पाया इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो नहीं है, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको दो इक्वल हाउस में हम नहीं काट सकते भाई। और हमने सिर्फ ये पैटर्न यहां पर देखा, हमने पैटर्न बाकी मॉलिक्यूल्स में देखा। साइंटिफिक कम्युनिटी में क्या पाया कि जो जो अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता। तो हम एक तरह से ये नहीं बोल सकते कि भाई अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होएगा। चल नहीं बेटा आपको भैया, अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या पाया कि जिन मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल्स अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं थे वो ऑप्टिकली एक्टिव थे, लेकिन मिरर इमेज बनाना, सुपर इम्पोज करके देखना टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैंने एक पैटर्न और देखा भाई, वो बोले भाई उन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट। तो क्यों ना हम मिरर इमेज बनाने की बजाय हम सिर्फ क्या चेक कर लें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, क्योंकि हमको पता है अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, और नहीं हुआ तो भाई नहीं होएगा। लेकिन फिर इससे भाई इससे मिरर इमेज बना के देखने की क्या होगी, मिरर इमेज बना के देखना क्या होगा भाई एक तरह से, अब जरूरत नहीं है ना, सिंपली क्या चेक कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हमको पता। मेन कंडीशन वही होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, लेकिन उसको हम कंफर्म कहां से करते हैं बताओ भाई, प्लेन से। हम बाकायदा मिरर इमेज बना कंफर्म नहीं कर रहे कि सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है, हम प्लेन मालूम करके चेक कर रहे हैं भाई कि सुपर इम्पोजेबल होगा कि नहीं होगा। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी भाई, ये बोली कि भाई इफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, it will not be superimposable on its mirror image and hence is bound to be optically active। तो जो प्रॉब्लम थी मिरर इमेज पता करने की वो किस पे रहेगी, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने पर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोजेबल है, इनएक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोजेबल भी नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है। समझो, लेकिन भाई ये ट्रू कंडीशन नहीं है। क्यों? पहली कंडीशन क्या थी, वो तो ट्रू भाई, वो तो क्या है, ट्रू कंडीशन। लेकिन ये सेकंड कंडीशन भाई ट्रू कंडीशन नहीं है, क्योंकि फिर भाई 99% मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है, 99% मॉलिक्यूल्स में क्या होता है भाई, ऐसा ही होता है, जिनमें क्या नहीं होता प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं होते। ठीक है बात। और क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन भाई एक आध मॉलिक्यूल ऐसे मिलते हैं जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसके बावजूद क्या हो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल। बहुत थोड़े मॉलिक्यूल। तो भाई हम क्या बोलेंगे, ये जो कंडीशन है ना प्लेन सिमेट्री वाली, ये एग्जैक्ट कंडीशन नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, अप्रोक्सीमेट कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको भाई, मतलब ये ज्यादातर टाइम पे काम कर जाती है, क्योंकि हमने चेक तो क्या करना है, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। याद रखो, कायरलिटी के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक कंडीशन चेक करनी होती है, क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑन इट्स मिरर इमेज। समझ के बात? अरे बोलो भाई। तो 99% केसेस में क्या होता है भाई, बताओ, जिनमें क्या नहीं होता प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। लेकिन 1% केसेस में ऐसे मॉलिक्यूल हमको नजर आते हैं जिनमें क्या नहीं है, उसके बावजूद क्या हो, सुपर इम्पोजेबल हो उनकी मिरर इमेज के ऊपर। यहां पर एक एग्जांपल देखो, उसका भी देखा मैंने, बोलो भाई। अरे देखो यहां पर देखा मैंने, नहीं अरे ये बताओ ऑप्टिकल एक्टिव होगा ना, क्यों यहां पर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना, तो क्या, अरे भाई यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। खैर आप ये देखो भाई, इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अरे इसमें क्या है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, अरे बोलो भाई। लेकिन उसके बावजूद क्या, अरे भाई इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है बात, लेकिन उसके बावजूद क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे भाई यही तो बात थी, मैंने क्या बताया था कि सेकंड कंडीशन क्या बोलती थी, कि आप सिर्फ क्या कंफर्म कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री की अब्सेंस।
अब्सेंट है तो क्या होगा? हाँ बोलो भाई, अब्सेंट है तो क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। तो 99% केसेस में ऐसा होता भी है कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। लेकिन भाई 1% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, प्लेन नहीं है उसके बावजूद क्या है वो सुपर इम्पोजेबल। प्लेन नहीं है, ये कंपाउंड देखो, ऐसे कंपाउंड ये, अब ये कंपाउंड देखो, इसमें कोई प्लेन नहीं है, बात आपको पहले पड़ी। उसके तो आप क्या मानो, क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ना, लेकिन क्या होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? किसी प्लेन नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है? इन्वर्जन। क्या होता है इसके अंदर भाई? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर से यहां पर गए, क्लोरीन क्लोरीन, एच एच, बी आर बी आर, नहीं मतलब आपको पहले पढ़ रही क्या? तो इसमें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेकंड कंडीशन तो फिर क्या होगी भाई? तो हम सेकंड, तो पहली कंडीशन क्या थी? ट्रू। सेकंड कंडीशन क्या? अप्रोक्सीमेट। पहली कंडीशन फुलफिल हुई, पक्का क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। नॉन सुपर इम्पोजेबल अपनी मिरर इमेज के ऊपर, पक्का क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होएगा 99% चांसेस है, लेकिन 1% चांस क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ना भी हो तब भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो अप्रोक्सीमेट नहीं समझा भाई। अब तीसरी कंडीशन फिर से क्या है? ट्रू। यानी 3 कंडीशन है, 3 में से 2 क्या है? ट्रू, और 1 क्या है? तो पहली कंडीशन से हमेशा क्या पता लगेगी? पक्का ऑप्टिकल एक्टिविटी। थर्ड से भी क्या पता लगेगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो थर्ड में ये बोल दिया देयर शुड बी नो सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट। क्या समझा भाई? देखो टोटल 4 तरह के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। एक बताओ क्या होता है? एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन CN, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक बताओ क्या होता है? सेंटर। एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या होता है? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको बोलते हैं प्राइमरी सिमेट्री एलिमेंट। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट। तो जो मॉलिक्यूल था ये, जिसमें प्लेन होने के बावजूद क्या था? ऑप्टिकली, ये कंपाउंड प्लेन ना होने के बावजूद क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि इसमें क्या है? आई। अरे बोलो भाई, इसमें क्या है? इन्वर्जन। तो बोले भाई आई भी ना होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन इन्हें क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट्स। तो बोले अगर किसी मॉलिक्यूल में ये एब्सेंट है, ये क्या है? तीनों, यानी प्लेन भी एब्सेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, वो पक्का अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल कंफर्म्ड है। अब तो बिल्कुल बात कंफर्म्ड है, नहीं समझे बात? प्लेन ना हो तब तो फिर भी क्या हो सकता है? प्लेन ना हो तो ज्यादातर केसेस में क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन एक आध केस में क्या हो सकता है? लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में ये नहीं है ना, तीनों एब्सेंट है, ये इन्वर्जन भी नहीं है, ये बेशक हो, ये बेशक हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो ना हो, हमें को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते प्राइमरी से क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या नहीं होता? ना इन्वर्जन है, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी, ना इन्वर्जन है, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों एब्सेंट है। तो 100% ये बात है भाई कि वो अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। मतलब वो क्या होगा? हैंड लाइक। क्या होगा वो? यानी कायरल, ऑप्टिकल एक्टिव पक्का होएगा। और भैया 2 कंडीशन हमने क्यों तैयार की हैं? क्योंकि जो पहली कंडीशन होती है उसको भी चेक करना बहुत मुश्किल होता है। अरे मॉलिक्यूल सोचो, मॉलिक्यूल लिया, मिरर इमेजिन किया, फिर मिरर में उसकी इमेज इमेजिन की, सुपर इम्पोज करके देखा, भाई टाइम नहीं लगता क्या? तो हमें कोई बाईपास चाहिए भाई, जिससे हमको बाकायदा मॉलिक्यूल को मिरर इमेज बना के ना देखना पड़े और सुपर इम्पोज करके हमको ना देखना पड़े। हमको पहले ही पता हो कि सुपर इम्पोज नहीं होएगा। तो थर्ड कंडीशन क्या होती है? इफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट्स, if a molecule doesn't have second symmetry element, it means if a molecule does not have sigma, inversion or SN, it cannot be superimposed, on its mirror image and therefore is bound to be optically active। नहीं समझे बात भाई? अरे बोलो भाई। तो अब आपने भाई, तो हमको पता ही लग गया, अगर किसी मॉलिक्यूल में ये नहीं है तो भाई आपको मिरर इमेज उसके बना के देखने की जरूरत नहीं। मुझे पहले से ही पता है कि जो भी क्या बनेगी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये नहीं है तो मुझे पता है कि उस मॉलिक्यूल की आपको मिरर इमेज बना के देखने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई?
अगर ये नहीं है तो जो भी क्या बनेगी उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं होने का भाई, पहले मुझे पहले से पता है, तो क्या ऑप्टिकली वो एक्टिव। बात आपको पहले पड़ी। तो पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन क्या थी, ट्रू थी क्या अप्रोक्सीमेट थी, ट्रू। इफ ए मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज इट विल डेफिनेटली बी ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड क्या होती है, लेकिन भाई सुपर इसमें चक्कर मुश्किल था। अब हम मिरर इमेज बना के नहीं देखना चाहते, हम पहले पता करना चाहते हैं। तो बताओ क्या होगा, इफ ए मॉलिक्यूल डजंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री इट विल नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड देयरफॉर विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन भाई हमेशा ये ट्रू नहीं होता, एक आध केस में भैया कंडीशन धोखा दी जाती है, कई बार प्लेन नहीं होता और तब भी क्या हो जाता सुपर इम्पोजेबल। तो ये इतनी भाई स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं है, 99% क्या है लेकिन किसी में काम कर जाती है। तीसरी क्या है बताओ, ये पहले की तो ट्रू है, इफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट इट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इट्स मिरर इमेज फॉर श्योर। आप इसे किसी भी तरीके से इसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते भाई, और सुपर इम्पोज नहीं होता क्या वही ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आज के बाद अगर आपने क्या चेक करना हो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि नहीं है, कायरल है कि नहीं है, तो मिरर इमेज बना के देखोगे कि सिर्फ क्या कंफर्म कर लो ये ना होने चाहिए भाई, ये नहीं है तो जो भी मिरर इमेज बनेगी बना के देखने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी बनेगी उस पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गए बात। तो थर्ड कंडीशन बेटर ना सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट कंडीशन में आपको तो ये भाई, असली कंडीशन तो पहली है, देखा जाए तो हम दूसरी और पहली से, दूसरी और तीसरी कंडीशन से पहली कंडीशन ही पता करने ट्राई कर रहे हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ रही भाई, अरे भाई हम दूसरी और तीसरी कंडीशन से भी पहली कंडीशन ही मालूम करने क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, isn't it? अरे बोलो अब बताओ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। बोलो भाई बताओ कौन सी कंडीशन ठीक है। द मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, देयर शुड बी नो सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट। अरे भाई जिसमें ये नहीं होगी उसमें ये अपने आप क्या होगी सेटिस्फाई, जिसमें ये नहीं हो ये भाई, अरे भाई अपन कोई भी कह सकते हो जिसमें जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा अपने मिरर इमेज के ऊपर उसमें सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट भी होंगे, और जिसमें सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होंगे वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होएगा। तो दोनों बात ठीक है ना भाई। तो कौन सा आंसर इसका, बोथ। और बताओ, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन रेसिप्रोकल, सी स्क्वेयर 1/c²। कंसंट्रेशन भाई ये क्या लिखा है, अरे ए आएगा यहाँ पर, बात आपको पहले पड़ेगी भैया, नहीं आना आपको समझ में। अरे भाई आंसर इसका ए है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। बताओ कहाँ गया, ये रहा यहाँ पर, ये देखो। बताओ एंगल ऑफ रोटेशन किसके प्रोपोर्शन होता है, कंसंट्रेशन की एक पावर के प्रोपोर्शन भाई, एल के एक पावर के, इजंट इट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।